हेलो टू ऑल अवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आपको शक्ति दे, ताकत दे कि जिस मकसद को आप पाने का प्रयास कर रहे हो उस मकसद में आप सफल हो और अपना और अपने परिवार का नाम आप रोशन करें और अपने जो जीवन है उसमें आप सुधार करते जाए। सो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक नंबर 6 डिस्कस कर लिया था, जो कि एक लंबा टॉपिक था। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टॉपिक होने वाली है ग्लोबलाइजेशन वाली, थोड़ी सी लंबी चलेगी। और आपने देखा कि आई थिंक कि 5-6 लेक्चर्स में ये टॉपिक जाके खत्म हुए हैं। तो क्वेश्चंस भी उससे आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और हमने आपको बताया भी था जो आपके 2022 के मेंस पेपर्स आए हैं सोसाइटी के, जहां पर आपको ग्लोबलाइजेशन को लिंक करके पूछा गया था टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन भी था जैसे फॉर एग्जांपल इलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था। तो मैंने यही आपको बताया था कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक पर। तो इस प्रकार से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो होप आपने पूरी लेक्चर ग्लोबलाइजेशन की देखी होगी, और नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। बाकी ये सब जो टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट वाली, इस सब में आपका कोई उतना दम है नहीं, आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे। साथ ही साथ ये ऑलरेडी हमने कवर करवाया था, जैसे हमने वोमेन के इश्यूज के बारे में ऑलरेडी कवर करवाया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से आप इसको समझ सकते हो, है ना। हमने आई थिंक कि रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में वोमेन से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे डिटेल में कवर करवाए थे, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर तो हम बताएंगे ही आपको। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल हम बताएं तो यहाँ पर आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, जो 2017 में पूछी गई है और 2016 में भी पूछी गई है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। व्हाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रिफर टू ए शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कहते हैं, आपको पता है संविधान में आपका शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 है जो ट्राइबल्स के लिए आपका प्रोविजंस देता है। ठीक है, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आपका ये शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 है। तो बेसिकली जो ट्राइबल्स उनके अंतर्गत आते हैं उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक देखो आप, इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो संविधान में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं आपको ही पता है कि आपका डीपीएसपी में भी आपका प्रोविजंस किए गए हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। या फिर आपका आर्टिकल 2930 होगा जो फंडामेंटल राइट्स का है, उसमें भी प्रोटेक्शन की बात कही गई है ना। आप डिस्कस करने वाले हैं, मैं तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ आप देख सकते हो व्हाट आर द 2 मेजर लीगल इनिशिएटिव। यहाँ पर आपका लीगल इनिशिएटिव के बारे में पूछ दिया है, टेकन बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। तो आप देख सकते हो फोकस एरिया आपका शेड्यूल ट्राइब्स। और इसमें आप देख सकते हैं एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, कुछ आपने सुना भी होगा, जो एक प्रकार से कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड करता है टू द ट्राइबल कम्युनिटी। तो एक तो वो हो गया, एक और है हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वोमेन के ऊपर तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट को भी हम इसी पैटर्न पर पढ़ेंगे जैसे हम शेड्यूल ट्राइब्स को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा ही है। साथ ही साथ माइनॉरिटीज, सीनियर सिटीजन्स, डिफरेंशियली एबल पर्सन, ये सब हमने कवर किए हैं। ठीक है, फिर भी हम एक ऊपर से डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपका, फटाक से इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें, ये सब इनिशिएटिव्स अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना हमारे चैनल को ना भूलें, बिकॉज आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए अहम होगा। और इससे हमको और कुछ नहीं बल्कि मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज लेकर आते रहे, है ना। तो लेट्स मूव द टॉपिक ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। देखो, जब हम सोशल एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब व्यक्ति वो जन्म लेता है तो शुरुआत से उसमें सब चीजें नहीं होती ना, शिक्षा दीक्षा वो सब तो बाद में मिलती है, ठीक है। तो जब हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कोई भी ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं ना,
तो उसको ही हम कह सकते हैं सोशल एम्पावरमेंट। अब एक बात आप देखते रहते होगे हमारे सोसाइटी में कि कुछ सर्टेन सेक्शंस है, जैसे वोमेन है, ठीक है, या फिर आपके शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स है या फिर माइनॉरिटीज है ना, ये सब काफी ज्यादा पीछे हैं डेवलपमेंट के मामले में, ठीक है। जैसे सोशल इनइक्वलिटी काफी ज्यादा फेस की जाती है, जेंडर इनइक्वलिटी काफी ज्यादा फेस की जाती है वोमेन के द्वारा। आपने भी देखा होगा कि लैंड में उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देखने को मिलता है, जबकि कानून कहता है कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। तो ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में आपका डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बाय द हायर कास्ट। तो इस प्रकार की चीजें थी पहले, तो और भी ये सब चीजें चलती रहती थी, ठीक है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इन सब चीजों में सुधार हुई है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, ताकि ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड में आए और इनका भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये सब स्टेक होल्डर्स है सोशल एम्पावरमेंट में। हम इन सब स्टेक होल्डर्स को पढ़ेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स, वोमेन, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, सीनियर सिटीजन, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। एक कोट आप लिख सकते हो, मलाया यूसुफज़ई का है, आपने भी सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर है ये। एंड इनका कहना है पीपल वेर साइलेंट नथिंग वुड चेंज। इस पर आप सोच सकते हो 5-10 मिनट के लिए, एनालिसिस कर सकते हो कि ये कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो देख सकते हो सोशल एम्पावरमेंट की बात करें तो इसके तहत हम किसी व्यक्ति को इनेबल करते हैं कि अपने जो उनकी लाइफ है उस पर वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। यानी कि वो डिसाइड कर सके, लाइफ में डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंट तरीके से, जो उनके लाइफ को सेव करेगा। साथ ही साथ वो अपनी क्वालिटीज को एनहांस कर सके, एज वेल एज कैपेसिटीज को एनहांस कर सके, कि जो भी वो भविष्य में अचीव करना चाहती हैं, या फिर लेट्स से कि पार्टनर चुनना चाहती हैं, या फिर अगर वॉइस रेज करना चाहती हैं तो वो रेज कर सके, ठीक है, उनको फियर ना लगे। A nation can never have a good growth trajectory without empowering all the sections of the society equally। यानी कि यूं कह सकते हो कि इंक्लूसिव एम्पावरमेंट नहीं होगा तो नेशन का जो ग्रोथ होगा वो भी इंक्लूसिव नहीं हो सकेगा। ये भी सोचने वाली बात है। तो बेसिकली आखिरकार जरूरत क्या है सोशल एम्पावरमेंट की, तो इसको कोई समझना रॉकेट साइंस तो होगा नहीं, क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ स्किल्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये सब जब चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति होंगे वो लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। अलोंग विथ व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थितियां हैं वो घटेगी, ठीक है। तो सोशल एम्पावरमेंट में रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ सोशल वायलेंस भी कम होगा। सोशल वायलेंस भी कम, जब लोग शिक्षित होंगे, जब लोग अपने राइट्स के प्रति जागरूक होंगे, दूसरों के राइट्स के प्रति जागरूक होंगे, तो सोशल वायलेंस भी कम होगा। करप्शन कंसर्न्स, करप्शन में भी कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि लेट से कि कोई ऑफिसर सब अगर ब्राइब मांगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो जानकार है, वेल एम्पावर्ड है, तो वो ब्राइब देने से रिस्ट्रेन करेगा, जो अल्टीमेटली करप्शन को रिड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये सब चीजें तो हैं। एम्पावरमेंट से ही ना पॉवर्टी और इनइक्वलिटी कम हो सकेगी, बिकॉज एम्पावरमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेटर से बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो इनकम बढ़ेंगी तो पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, मालन्यूट्रिशन जैसी समस्याएं भी कम होंगी। साथ ही साथ एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक एम्पावरमेंट नहीं किया जाएगा, जो भी आपके पीछे रह गए हैं स्टेक होल्डर्स, चाहे वोमेन हो, चाहे आपका डिफरेंशियली एबल सिटीजन्स हो, या फिर आपका माइनॉरिटीज हो, तो यूं कह सकते हो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या, सबको साथ लेकर चलना है। जैसे एक ट्रेन है ना, ट्रेन में जो इंजन लगी रहती है, मान के चलो कि जब वो इंजन चलती है तो सारे बॉगी को साथ में लेकर चलती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि भाई साहब हम इस स्पीड से चलेंगे उस स्पीड से चलेंगे। तो वो होता है एक प्रकार से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, सबका वेलफेयर करना है। तभी जाके यूं कह सकते हो कि देश जो है एक प्रॉपर
ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड इक्वलिटी वाले ट्रेजेक्टरी पर चलेगा। तो ये हमने देखा। आप देख लो जो आपका सोशल एम्पावरमेंट है उसके कारण क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं। जो हमारे एसडीजी गोल्स है भारत को फुलफिल करने ना 2030 तक एसडीजी गोल, तो उस गोल्स को अचीव करने में भी काफी मदद मिलेगी। जैसे आपका नो पॉवर्टी, जो एसडीजी गोल 1 है वो कहता है कि जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वही है ना एम्पावरमेंट हो। साथ ही साथ जीरो हंगर होनी चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट सब अच्छी खासी रहेंगी, स्किल रहेगा तो लोग जो है अच्छे रोजगार उनको मिल ही जाएंगे, और जब अच्छे रोजगार मिलेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड्स उनकी अच्छी रहेगी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी रहेगी तो फिर पॉवर्टी हंगर जैसे समस्याएं नहीं आएंगी। साथ ही साथ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगा, जेंडर इक्वलिटी एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। तो ये सब चीजें निकल कर आएगी जब हम सोशल एम्पावरमेंट करेंगे। जो जेंडर इक्वलिटी भी आएगी, हमने वोमेन इश्यूज में देखा भी था, क्वालिटी एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा, ये सब चीजें हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ सोशल एम्पावरमेंट कि क्या क्या डायमेंशंस है सोशल एम्पावरमेंट की। तो पहली बात तो ये कि लेजिटिमेसी ऑफ पावर, यानी कि यूं कह सकते हो जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नहीं तो क्या होगा कि एक अथॉरिटी होगी सारी पावर वही लेकर रखेंगी तो कहाँ से एम्पावरमेंट होगा, फिर तो वो अपने नियम चलाएंगे, है कि नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। बाकी आई थिंक ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने हाईलाइट किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या कह रहा है, अथॉरिटी इन जनरल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। तो अथॉरिटी में आपका रेगुलेटरी हो सकता है, एक्सपर्ट नॉलेज या फिर रिलेशनशिप एबिलिटी और इंटरपर्सनल स्किल्स, बट नो नीड टू रिमेंबर, यहाँ से आपका कुछ भी पॉइंट्स निकलेंगे नहीं आंसर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेशन का, एंड इमेंसिफिकेशन, इमेंसिपेशन जिसको हम कहते हैं, जो एक प्रकार से प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है टुवार्ड्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ये बातें हैं। अब चलते हैं हम सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, हम कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे इनके। तो एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फिर शेड्यूल्ड कास्ट, इन सब के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था आपका मेंस में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो यहाँ पर आप देख लो ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ही है। और उसके अलावे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी है, लेजिस्लेटिव प्रोविजन यानी कि लॉ के माध्यम से जो आपका लाया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था ना कि आज़ादी के बाद से कौन से वो लीगल प्रोटेक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे हमने देखा था, यहाँ पर आप देखो है ना, व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव टेकन बाय स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पर आपका ये बातें हैं, है ना, तो ये आपका लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है, तो वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 29 जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये बेसिकली माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी सिटीजन या फिर सेक्शंस ऑफ सिटीजन जिनके डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है, उनको अधिकार है कि वो कंजर्व कर सके, ठीक है। फिर हम डीपीएसपी में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा with a special care the educational economic interest of the weaker sections of the people, weaker sections में आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड इन पार्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख लो 275 क्लाउज 1, ठीक है, जिसमें आपका ग्रांट इन एड स्टेट्स को देने की बात करते हैं, उन स्टेट्स को जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है, कवर्ड अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप देख लो आर्टिकल 350A जिसमें स्टेट एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा फॉर द इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इनसे आप देख सकते हो उनका जो लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई साहब प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में उनके मदर लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दी जाए या फिर शिक्षा दी जाए। फिर आर्टिकल 244 क्लास 1 की बात करें तो ये बेसिकली शेड्यूल एरियाज को डिफाइन करता है एज द एरिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे, और वो आपका 5th शेड्यूल में होगा। ठीक है, और भारत में देर आर 10 स्टेट्स हैविंग द शेड्यूल एरियाज। आप समझ रहे हो, यहीं से आपका डेफिनेशन निकल कर आता है। तो अगर आपको डेफिनेशन भी लिखना था तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के अनुसार लिख सकते थे कि शेड्यूल एरियाज आर द एरियाज डिफाइंड शो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दीज आर मेंशन्ड इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और 5th शेड्यूल के अंतर्गत 3 स्टेट्स आते हैं, आपको ही पता होगा कौन कौन से वो स्टेट हैं, आप नाम हमें बता सकते हो। और जो आपका आर्टिकल 244 है, यहाँ पर डिस्टिंक्शन आप समझिएगा, 244 क्लॉज 1 है और ये आर्टिकल 244 है। जो आर्टिकल 244 है ना, वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहां पर जो आपका ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डील करता है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 स्टेट्स है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हम कैसे इसको याद करते हैं? MMTA। ठीक है, यानी कि आपका मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। ठीक है, तो आर्टिकल 244 deals with the 6th schedule of the constitution and it deals with the administration of tribal areas in the 4 northeastern state। तो ध्यान रखना है। ठीक है, शेड्यूल 5 इंटू 2 कर देना है, मतलब 10 स्टेट्स को गवर्न करता है, जो कि आपका मेनलैंड स्टेट्स है। ठीक है, और जो आपके आर्टिकल 244 है वो आपके 6th शेड्यूल में जो आपके 4 स्टेट्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये बातें हो गई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देखा। अब देख लो आप लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या है ना। तो वो जो आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसको आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आपको थोड़ा सा एलोबरेट तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 ही लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की बात कही गई है, तो थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, या फिर सिंपली कहो तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो 2006 में लाया गया था। इसके तहत फॉरेस्ट राइट्स एज वेल एज हैबिटेट राइट्स जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको रिकॉग्नाइज करता है। और आपके जो PVTGs है, PVTGs किसको कहते हैं? बेसिकली पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स आप देखते रहते होगे कि कुछ ऐसे भी सब ग्रुप्स हैं जो उनसे भी काफी ज्यादा पीछे है, तो उनको हमने PVTGs का टैग दे दिया ताकि इन पर हम ज्यादा ध्यान दें, इनके वेलफेयर पर हम ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो विद इन द ट्राइब्स वी हैव द PVTGs। ठीक है, जैसे आप OBC देखते हैं तो OBC के अंदर आपको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर रहता है ना, उसी प्रकार से आपका PVTGs है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। एंड दूसरा जो आपका है 1996 में जो आपका पेशा एक्ट आया था, जिसके तहत जो पंचायती सर्विसेज हैं वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि जो शेड्यूल एरियाज हैं उनमें एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, तो जो प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज 1996 पेशा एक्ट, जो भी आपके पंचायत के जो भी प्रोविजंस है उसको एक्सटेंड किया जाए शेड्यूल एरियाज में, तो उसके लिए आपका पेशा एक्ट लाया गया था। उसके बाद आप देख लो अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956, जिसके तहत जो अंडमान निकोबार में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जैसे सेंटलीज है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। उसी प्रकार से आपका फॉरेनर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑर्डर 1963, इसके तहत बेसिकली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, यानी कि फॉरेनर्स को अगर जाना है वहां पर तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स के कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, ठीक है, वो सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड और भी है लेकिन देख लो, बट आई थिंक कि 2-3 ही जानो, उससे ज़्यादा नहीं, आपको बस आंसर लिखने ना। हाँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन FRH के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ पेशा, इस पर तो मेंस में और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने लेजिस्लेटिव प्रोविजंस फॉर ट्राइबल्स के बारे में देख लिया। अब चलते हैं हाई लेवल कमेटी इन 2013 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर वर्गीनिश साक्सा, जाक्सा कहेंगे या फिर साक्सा कहेंगे, देख लो। ठीक है, आई थिंक कि जाक्सा कहेंगे। ठीक है, तो 2013 में हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने क्या कुछ रिकमेंडेशन दिए थे उसको हम देखेंगे। ठीक है,
जिसके माध्यम से जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो अपने कल्चर सबको सुरक्षित रख सके, किस प्रकार से उनका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो। तो इन सब के लिए ये कमेटी गठित की गई थी कि आप रेकमेंड करो अप्रोप्रिएट मेजर्स। तो आखिरकार 2014 में रिपोर्ट सबमिट हुआ। की रिकमेंडेशंस जो कमेटी की रही हैं वहाँ पर आप देख लो। पहली बात तो ये कि जो आपका ग्राम सभा के पावर्स है उसको बढ़ाया जाए कि वो डील कर सके, डिसाइड कर सके लैंड एक्विजिशन के मैटर को। साथ ही साथ माइनिंग राइट्स टू कोऑपरेटिव्स अलॉन्ग विथ नो टू लार्ज डैम्स, यानी कि बड़े डैम्स ना बनाए जाएं जो इनके रीजन्स को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ बातें। साथ ही साथ जुडिशियल कमीशन ऑन नेक्सल ऑफेंसेस, कि अगर कोई नेक्सल ऑफेंसेस होता है तो उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ये सब चीज़ें हैं हमने डिस्कस किया। अब चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइब्स। तो ये सब आप लिंक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो कि ट्राइबल इश्यूज क्या है। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है उसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से आप भी अपने पेपर में डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम ओवरव्यू देखें ट्राइबल इश्यूज क्या क्या है, तो एक तो इंक्रोचमेंट एंड एलियनेशन। इंक्रोचमेंट यानी कि आउटसाइडर्स आते हैं, कंपनी स्टेब्लिश करते हैं या फिर उनके लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर द माइनिंग पर्पजेज एज वेल एज फॉर अदर। एलोंग विथ आइडेंटिटी लॉस भी देखने को मिल सकती है। आइडेंटिटी लॉस क्या है वो हम देखेंगे। एलोंग विथ रैम्पेंट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज तो है ही है, हेल्थ इश्यूज भी है, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन होता है इनका, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज भी निकल कर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यू की बात करें तो पहली बात तो यही कि जो ट्राइबल कम्युनिटी की लाइवलीहुड है ना वो फॉरेस्ट पर ही आधारित है, बिकॉज फॉरेस्ट से ही उनका इनकम भी आता है, फॉरेस्ट से ही उनकी जो फूड है वो सब इंश्योर होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली शुरुआत में इनको ट्रेडिशनल राइट्स होता था कि वो हंटिंग कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, सेफ्टी कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आपको पता है ना बहुत सारी चीज़ों पर बैन लग गई है, रेस्ट्रिक्शंस आ गया है, तो अल्टीमेटली ये इंडिपेंडेंट तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट एरियाज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। अल्टीमेटली दूसरा जो आपका इश्यू है पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो ये तो है ही है, इसमें समझने की क्या बात है। तो लिटरेसी रेट भी काफ़ी एक प्रकार से कम होती है। लेकिन ध्यान रखो, आपने भी सुना होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स है ना, है ना, जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर, वहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी खासी है। आपने मिजोरम के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो है ना अच्छी खासी है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होते हैं बच्चे हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली हेल्थ की भी इश्यूज है, जैसे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। एलोंग विथ हेल्थ इश्यूज भी है, जैसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, अनेमिया, मलेरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स ये सब फेस करते हैं। और साथ ही साथ इनको प्रॉपर केयर भी नहीं मिलता क्योंकि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कतराते हैं टू गो टू विजिट हॉस्पिटल्स, ठीक है, इन नीड ऑफ केयर। सुपरस्टिशंस बिलीव सब भी होती हैं। अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर पर भी डिपेंडेंट रहती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर भी डिपेंडेंट रहती है। लेकिन नेचुरल कैलामिटी अब आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहा है, तो जिसके कारण जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, ये सब प्रभावित हो रही है। तो इनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी प्रभावित हो रही है, क्रॉप फेल्यूर देखने को मिलता है, साथ ही साथ लैंड एक्सेसिबिलिटी कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो ये सब जो है कंबाइंड इफेक्ट के कारण आपका पॉवर्टी का कारण बनती है, एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज है। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट में आप समझने की कोशिश करो कि ऑलरेडी जो आपका उनको अच्छे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी या फिर स्किल्स। तो अल्टीमेटली ये अपने ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में इंगेज रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पोस्ट माइग्रेशन हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसके कारण ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर जो कमांड है, पकड़ है, वो छूटते जा रहे हैं।
और जो न्यू पैटर्न ऑफ वर्क देखने को मिल रहा है उन सब से भी ये वंचित नहीं है, तो वो भी दिक्कत का सामना फेस करते हैं। साथ ही साथ डिपेंडेंसी ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंसी तो इनकी है ही। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, है ना, उसमें जैसे आपका जलावन के लिए कुछ सामान ही हो गई, लकड़ी हो गई, ये सब आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक प्रकार से सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, एंड ये बेसिकली इनका ट्रेड भी करते हैं और इनसे उनको पैसे भी आते हैं। लेकिन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रेड है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो जिसके कारण इनको लो रिटर्न्स आता है, लेकिन जो मिडिल मैन है ना, बिचौलिए, जो एक प्रकार से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द सेलर एंड बायर, तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। अलॉन्ग विथ लो इनकम इसलिए भी होती है बिकॉज लिमिटेड वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। एज वेल एज इन्फीरियर टेक्नोलॉजी है। आइडेंटिटी लॉस है। आइडेंटिटी लॉस मतलब क्या, कि जो ट्राइबल्स है ना, अब वो अपने ट्राइबल कल्चर से धीरे धीरे बाहर निकलते दिख रहे हैं, ठीक है, और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में एसिमिलेटेड होते हुए दिख रहे हैं, तो जिनके कारण इनका जो ट्राइबल कल्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, लैंग्वेज है, वो सब आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने इंडिजिनियस कल्चर, लैंग्वेजेस सबको खोते जा रहे हैं और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन में इंटीग्रेट हो रहे हैं। एज वेल एज वल्नरेबल ऑफ ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार। तो बेसिकली जो फ्रेजाइल ट्राइबल कम्युनिटीज है हैव बीन फेसिंग एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ देयर ट्राइबल इकोसिस्टम बाय आउटसाइडर। वही आउटसाइडर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके एरियाज को, लैंड यूज पैटर्न में चेंज हो रहा है, यूजेज ऑफ सी, या फिर ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण उनके जो हैबिटेट है उसमें बदलाव ला रहे हैं। ये हमने डिस्कस किया, तो होप यू अंडरस्टूड क्या क्या इश्यूज है हमने देख ही लिया है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब देख लो आप रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक इन 2011। तो बेसिकली भारत में 52% of the STs belonging to the category of below poverty line and 54% of them has known access to economic assets such as communication और transport। आप सोचो, ये अच्छा डाटा आपको याद रखना है ना। वर्ल्ड बैंक का डाटा निकाला गया था 2011 में कि जो आपके 52% ST पॉपुलेशन है वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है, समझ रहे हो, 52% पॉपुलेशन BPL में, और उसमें से भी क्या 54% जो है उनके को तो इकोनॉमिक एसेट का कोई एसेसिबिलिटी नहीं है। तो क्या वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनकी होगी, क्या वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या उनको लाइवलीहुड मिलेगा, क्या वो प्रोडक्ट को बेचेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने एरिया में। अब जैसे मैंने आपको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में बताया था, ठीक है, कि विद इन द ट्राइबल कम्युनिटीज PBTGs भी आ जाते हैं जो कि और ज़्यादा पिछड़ा है, या फिर यू कह सकते हो कि वीकर सेक्शन है जिनको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो PBTGs के ऊपर UPSC ने क्वेश्चन से पूछा था, तो देख सकते हो आप इसमें क्या क्या आपके आ जाते हैं। प्री एग्रीकल्चरल डेवलप टेक्नोलॉजी, मोस्टली होमोजीनियस, या फिर स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये याद रखना प्री के लिए, ठीक है। रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, स्लो रेट ऑफ चेंज, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो ये सब जो फीचर्स है ना, ये सब PBTG के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ट्राइबल्स की समस्याएं भी यही है ना, प्री लेवल एग्रीकल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है। और भी क्या समस्या है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, स्लोअर रेट ऑफ चेंज, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो ये सब ट्राइबल्स की समस्याएं भी हो जाएगी, तो आपको कोई अलग से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने देखा। अब चलो कोई भी इश्यू होती है, हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो पहले तो हमने प्रॉब्लम देखा, ठीक है, उसके बाद हमने कुछ डाटा फैक्ट देखा, फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टू डील विद दैट। तो बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखने, जैसे आपका ट्राइबल एंड हरिजन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए हैं MP, ओडिशा, बिहार और भी बहुत सारे स्टेट हैं, और ये बेसिकली स्टडी करते हैं ट्राइबल लाइफ स्टाइल को, आर्ट कस्टम्स को, सो दैट इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसके तहत पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वोमेन, तो उनको लोन मिलेगा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच, सो दैट वो इंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस खोलना चाहती हैं तो खोल सकेंगी, तो इससे भी आपका एम्पावरमेंट होगा।
साथ ही साथ वी हैव द कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब, जो इन्वेस्टिगेट करेगा ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड जो दिए गए हैं इनको, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट करेगा ऑन द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड। उसके बाद बंधन स्कीम है, बंधन विकास केंद्र है, ठीक है, जो कि स्किल अपग्रेडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करेगा। उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करें तो देख सकते हो एक रीजन स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। सिंपली कहे तो वन साइज डज नॉट फिट्स फॉर ऑल, इसलिए हर एक ट्राइबल रीजन की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए और सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। हो सकता है कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यू हो सकता है कहीं पर आपका हेल्थ की इश्यू हो सकता है कहीं पर आपका एजुकेशन की इश्यू हो, उस प्रकार से आप देखिए, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस जनरेशन करिए, ठीक है, कि भाई साहब आपके पास ये राइट्स है तो आप जो है उन राइट्स को एंजॉय करिए, ये स्कीम्स आपके लिए तो इन स्कीम्स का लाभ उठाइए सो दैट एम्पावरमेंट हो सके। साथ ही साथ मोर एक्सेसिबिलिटी दीजिए टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करवाइए, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट करवा सकते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये कुछ इकोनॉमिक ऑप्शन है, ठीक है, जो इनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी दे सकती है। अलॉन्ग विथ प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आपका आंतरी आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिसी बनाया जाए फॉर द ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीबीटीजी। तो कंक्लूजन आप देख सकते हो कि भाई साहब जो भी ट्राइब्स हम देखते हैं वो डिस्टिंक्ट है, एंड रिजर्वेशन इनका करना, इनके कल्चर का करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी को इंश्योर कर सकते हैं, तो ये करना होगा। ये हमने टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट किया। वोमेन के बारे में हमने वैसे तो काफ़ी डिटेल से आपको बातें बताई है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप वहाँ जाके जो आपका रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि रिपीटेटिव होगा, टाइम भी कंज्यूमिंग होगी, ठीक है, इससे बढ़िया है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। देखो, जब भी आप वोमेन की बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना है आपको, वोमेन अप्रोक्स 50% रिप्रेजेंट करती है हमारे देश को। यहाँ पर आप देखो 48.37% 2011 के सेंसस के आधार पर। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, लैंड राइट्स की बात करें, या फिर एजुकेशन की बात करें, या फिर आपका जेंडर इक्वलिटी की बात करें, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही कि इनको एम्पावरमेंट करना है तो जेंडर इक्वलिटी को ही प्रमोट करना पड़ेगा ना। जेंडर इक्वलिटी अगर प्रमोट हो जाती है तो हाँ, जो भी महिलाएं हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे कर सकती है, जो भी महिलाएं हैं वो भी आपका स्किल गेन कर सकती है, वो भी दूसरे राज्य में या फिर दूसरे जगह पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर जा सकती है, उनको भी प्रॉपर्टी अधिकार होगा। तो ये सब तभी होगी ना जब हम जेंडर इक्वलिटी करेंगे, बिकॉज आपको मानना पड़ेगा कि हमारा जो देश है वो पहले पैट्रियर्कल माइंडसेट रखता था। आज भी आप देख सकते हो विलेज में जाओगे तब वो सब फीलिंग्स निकल कर आ जाती हैं। तो उसके कारण क्या होगा, वोमेन को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होगा, है ना, किससे मैरिज करना है किससे नहीं, इन सब पर इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं होता है। तो उन सबको डील करने के लिए जेंडर इक्वलिटी एक प्रमोट होनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कि एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट अलोन मोरली एसेंशियल, कि सिर्फ नैतिकता के लिए नहीं कि हाँ ये जरूरी है, बट ऑल्सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्री। बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या, वुमेन की जो काबिलियत है हम उनको इन्हांस कर रहे हैं, और जब हम उनकी काबिलियत को इन्हांस करते हैं इसका मतलब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्हांस कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्हांस कर रहे हैं मतलब वो क्या करेंगी, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगी, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगी, चाइल्ड के वेलफेयर में। बिकॉज अगर वो महिलाएं एजुकेटेड है तो उनको पता होगा कि क्या या कैसे केयर करने चाहिए चिल्ड्रन का, क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने चाहिए, टाइमली वैक्सीन सब देने की ज़रूरत है बच्चे को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि और भी चीज़ों में सुधार होने लगते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। साथ ही साथ इनकम सिक्योरिटी तो आती ही आती है। तो अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो कुछ रिपोर्ट आप देख लो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, इसमें ये रिवील की गई कि एवरी थर्ड मैरिड वोमेन, यानी कि हर तीसरी महिला जो शादीशुदा है, उन्होंने फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस झेला है
लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5% हैज साउट हेल्प फ्रॉम द पुलिस, यानी कि ये सह लेती हैं जो भी दिक्कतें इन पर आती हैं। ये आपका रिपोर्ट कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी रिसर्च है, इसमें दिखाया गया है कि वोमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, और अगर ये बढ़ता है वोमेन का पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, तो इट कैन बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी बाय 27%। यस, क्योंकि अगर हम बात करें अभी के स्टेटस की कि जो आपका वोमेन का पार्टिसिपेशन है इन लेबर फोर्स, तो वो कितना परसेंटेज है, 25.1%, यानी कि ओवरऑल 25% जो वोमेन पार्टिसिपेशन है इन द लेबर फोर्स। आप सोच सकते हो, यानी कि 75% वोमेन जो पोटेंशियल लेबर फोर्स के रूप में हो सकती हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। समझ में आया आपको? इनडायरेक्टली हम यही कहना चाह रहे हैं। तो क्या इशू फेस करती है महिलाएं, आप देख लो, डोमेस्टिक वायलेंस, डोरी डेथ, ये सब तो चीज़ें हमने डिस्कस ही की है। साथ ही साथ पिंक कॉलराइजेशन और जॉब्स, यानी कि आप देखो, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वोमेन जो है मोस्टली डीम्ड फिट, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है जो भी है, पिंक कॉलर जॉब्स के लिए, जैसे टीचर्स, नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट, बेबी सिटर, लेक्चरर, है ना। तो एक प्रकार से ये स्टीरियोटाइप है ना, जिसके कारण जो अपॉर्चुनिटीज है दूसरे फील्ड में वो डिनाई हो जाती है। फिर आप देख लो अर्ली मैरिजेज, ये भी एक प्रॉब्लम है। गर्ल चाइल्ड डिनाइड टाइमली इंटरवेंशंस, यानी कि ये भी आपने देखा होगा। वैसे तो रूरल एरियाज में कि लेट्स से कि कोई बॉय है, कोई गर्ल है, ठीक है, तो जो बॉय है उनको न्यूट्रिशन नीड्स जो भी चाहिए वो उनको मिल जाती हैं, और जो गर्ल्स है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नीड्स नहीं मिलती है। इनके कारण आप देखते हो अनेमिया जैसी दिक्कतें या फिर माल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतें निकल कर आती है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम देखते हैं अनेमिया या फिर माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन, तो जो महिला है ना वो ज़्यादा ये सब चीज़ें फेस करती है, ठीक है। आई थिंक एक डाटा था जहाँ पर ये बोला गया था कि 50% या फिर मोर देन 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया वो अनीमिया ग्रसित हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद देख लो एजुकेशन इश्यूज हैं, आर्टिफिशियल बैरियर्स है, जैसे स्टीरियोटाइप्स की बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, है ना, मीडिया रिलेटेड इशू, इनफॉर्मल बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें हैं। अलॉन्ग विथ लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, आप देख सकते हो पार्लियामेंट में ही अगर हम देखें तो ओनली 11.8% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 9%, ठीक है। और हालांकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन महिलाओं को तो दी गई थी 33% की, लेकिन आपको ही पता है ना, भले महिलाएं खड़ी होती हैं इलेक्शन में, जीतती हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जो सरपंच पति है, जो इलेक्ट तो नहीं हुए लेकिन पीछे से वो डायरेक्शन देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो सरपंच पति का चीज निकल कर आता है। उसके बाद पेट्रियोटिकल सोसाइटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, जैसे ये सब भी निकल कर आती है ना, वुमेन आर जनरली पेड लेस। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मैनी इंडस्ट्रीज में वुमेन को एम्प्लॉयमेंट के रूप में लेते ही नहीं है। ये सब बातें हैं। अलोंग विथ डिजिटल लिटरेसी में भी गैप है। वैसे तो इंडिया के ही लेवल पर देखें तो रूरल डिजिटल लिटरेसी और अर्बन डिजिटल लिटरेसी, एक तो ये गैप हुआ, साथ ही साथ एक जेंडर गैप भी होता है डिजिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो अराउंड 29% महिलाएं ऐसी हैं जो आपका इंटरनेट यूजर्स है एमंग द टोटल इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सिचुएशन निकल कर आती है, जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मी टू इनिशिएटिव, है ना। तो ये सब बातें हैं, वर्क फोर्स वो मतलब ये है कि चीज़ें निकल कर आती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं स्कीम्स फॉर वोमेन एम्पावरमेंट कि क्या स्कीम्स चलाए गए हैं वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो महिलाएं एक प्रकार से अपने आप में एम्पावर हो सके। तो एक तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये आपने सुना भी होगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, सो दैट जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रही हैं उनको एड्रेस करना है, ठीक है। और गर्ल चाइल्ड को प्रॉपर एजुकेशन सब प्रोवाइड किए जाए, इन सब के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई थी। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत बेसिकली ये सेविंग स्कीम से गर्ल चिल्ड्रन की, है ना। शुरुआत में पेरेंट जो है एक प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं फंड, और उनको एक सर्टेन एज में
यानी कि महिलाएं जो हैं एक सर्टेन एज में, आई थिंक 18 या जो भी ईयर्स हैं, उनको फिर वो रिटर्न मिलता है सेविंग का। महिलाएं ई हार्ट है, महिला शक्ति केंद्र है, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल लिटरेसी सब प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स है, जिसके माध्यम से सेफ कन्वीनियंट एकोमोडेशन वर्किंग फैमिलीज के लिए प्रोवाइड करती हैं। अलॉन्ग विथ डे केयर फैसिलिटीज है, सो दैट चिल्ड्रन का प्रॉपर केयर हो इन वेरियस रीजन्स। अलॉन्ग विथ स्टेप, स्टेप का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, जिसका मकसद है स्किल्स देना टू वुमेन सो दैट दे कैन टेक अप द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ये बातें हमने डिस्कस कर ली। अब चलो देखते हैं हम गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये तो स्कीम्स है, आप समझ रहे हो, ये स्कीम्स है। तो स्कीम्स के माध्यम से भी वुमेन की एम्पावरमेंट होती है, क्योंकि स्कीम्स जो है एक प्रकार से जब इनका लाभ उठाते हैं महिलाएं, तो ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट एज वेल एज इनका वेलफेयर होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने आने का इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर देखो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जो कि आपको पता है स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1992 में बनाई गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स को रिव्यू करते रहती है कि जो भी सेफगार्ड्स मिले हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। रेमेडियल मेजर्स भी रिकमेंड करते हैं, ग्रीवेंस रिडक्शन का काम करते हैं, और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ऑन द पॉलिसी मैटर्स। ठीक है। साथ ही साथ प्रोग्राम्स ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती हैं पुलिस ऑफिसर्स को, जुडिस ऑफिसर्स को इन द ट्रेनिंग लैब, सो दैट ये जेंडर सेंसिटिव हो सके। ठीक है। क्योंकि एक प्रॉब्लम चलती है ना, आपने भी सुना होगा, जेंडर सेंसिटिव होना जरूरी है ऑफिशियल्स को, सो दैट ये वुमेन के कंसर्न को अच्छे से समझ सके, सुन सके, इनकी आप बीती को समझ सके। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ वुमेन हेल्पलाइन है ना। एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया था आई थिंक। तो इसके माध्यम से क्या होगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, की कोई भी दिक्कत हुआ फोन किया और तुरंत सजेशन सॉल्यूशंस आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस समय भी मदद मिल सके। ठीक है। जैसे बहुत सारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है ना, तो ये सब जो आपका वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ये सब उनकी मदद कर सकते हैं। एंड वी हैव द नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो एम्पावरमेंट करने का प्रयास करवाती हैं। ठीक है। एंड वी हैव द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, तो दैट मैटरनल हेल्थ केयर नीड्स को एड्रेस किया जा सके महिलाओं की। अलॉन्ग विथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, जो इम्प्लीमेंट हो रही है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड वी हैव द वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, सो दैट जो अनीमिया, माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या है उनसे डील किया जा सके। ठीक है। बिकॉज महिला में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेवलेंस है अनीमिया का। एंड वी हैव द प्रोजेक्ट स्त्री स्वाभिमान। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जा सके, जिसके तहत एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स को अफोर्डेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स रूरल एरियाज में मिल सके। एंड वी हैव द नारी पोर्टल। ठीक है। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव आपको लिखना है, ये सब ऐसे नहीं कि दिए गए हैं, आपको आंसर में लिखना है। वुमेन का इश्यू आएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से उन इश्यूज को डील करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं आपको लिखना है। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। 4-5 आप याद रखो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब हेल्थ केयर इंप्रूव किए जाए, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम महिलाओं को एक्सटेंड किया जाए, वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर आओ, वुमेन की रिप्रोडक्टिव राइट्स को इंश्योर करो। ठीक है। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये सब इंश्योर करो। ठीक है। और ये आप जब हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर करते हो ना, तो ये जो है ना वुमेन से चिल्ड्रन में भी पास होता है, और वुमेन से चिल्ड्रन में पास होता है तो यानी कि चिल्ड्रन की भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर होती है। तो बात समझ रहे होगे। उसके बाद एजुकेशन एम्पावरमेंट करिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आपका हायर एजुकेशन तक इनरोलमेंट एज वेल एज रिटेंशन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स का स्कूल्स में होना चाहिए। रिटेंशन यानी कि मतलब क्या, कि अब महिलाएं होती है, अब वो एनरोल करवा ली, पता चला कुछ कारण बस फैमिली प्रेशर के कारण कुछ भी हो, अब 2 साल 3 साल एजुकेट हुई, उसके बाद नाम स्कूल से हटवा ली, तो ये होता है आपका
डी इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट जब अच्छी खासी रहेंगे तभी तो वुमेन हायर एजुकेशन तक भी जा सकेंगे। ठीक है, अब एक बार प्राइमरी एजुकेशन से इनरोलमेंट हट गया, या फिर यूँ कह सकते हो कि लेट्स से कि 10th पढ़ी उसके बाद इनरोलमेंट हट गया, तो सोचो कि हायर एजुकेशन कैसे अटेंड कर पाएंगी। एक बार पढ़ाई छूटती है तो उसके बाद आप समझते हो मुश्किल ही होती है उसको अटेंड करना। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रमोट करिए, जैसे आपका स्किल डेवलपमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वेजेज। ठीक है, ये सब होनी चाहिए। लैंड ऑनरशिप में भी इक्वलिटी हो, बिकॉज लॉ तो है लैंड शेयर में इक्वलिटी का, लेकिन आप भी तो सुनते होगे कि वो कहीं ना कहीं अच्छे से पालन नहीं होती है। उसके बाद गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग अलोंग विद इनेबलिंग एनवायरनमेंट, जेंडर पर्सपेक्टिव, यानी कि जेंडर पैरिटी हो, चाहे वो मास मीडिया स्पोर्ट्स में हो। ठीक है, एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कंसर्न्स मिटिगेशन। तो इसको आप समझिए कि जब भी कोई आपका लेट्स से कि डिजास्टर आता है, ठीक है, तो व्यक्ति का माइग्रेशन होता है। अब व्यक्ति का माइग्रेशन होता है, उसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा फेस करती है, क्योंकि उनको बच्चों का केयर करना है, फिर पोस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान। तो वुमेन का जो हेल्थ है, वुमेन की जो मेंटल पेन है, वो सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कंक्लूजन आप देख लो कि भाई साहब, अगर आपको सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है तो जेंडर जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट को तो इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा ना। बिकॉज उसमें तो साफ साफ लिखा है एसडीजी गोल्स में कि भाई साहब जेंडर पैरिटी सब लेकर आइए। अब वो अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो फिर ये दिक्कत ही होगा कि एसडीजी गोल्स फुलफिल हो सकेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग, कम्प्रिहेंसिव चेंजेज लेकर आइए वेरियस लेवल्स इन द सोसाइटी, और वुमेन एम्पावरमेंट करिए। ठीक है, तभी जाके हम कंप्लीट पोटेंशियल जो भारत की है उसको एनालाइज रियलाइज कर सकेंगे। तो ये हमने देखा, दूसरा टॉपिक आपका समाप्त हुआ। तीसरा टॉपिक हम चलते शेड्यूल कास्ट। तो इसमें वही बातें हैं जो हमने शेड्यूल ट्राइब्स में देखा था, तो उसी एंगल से हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवेंसेस क्या है शेड्यूल कास्ट की। उसके बाद हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देखने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद माइनॉरिटीज़ पर हम लैंड करेंगे, माइनॉरिटीज़ को भी हम उसी एंगल से देखेंगे। उसके बाद आपका सीनियर सिटीजन्स ना। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आज ये लेक्चर सीरीज जाती है, लेकिन चीज़ें आपको होप कि समझ में आ रही होंगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। कहाँ गया हमारा टॉपिक, शेड्यूल कास्ट। अगर थोड़ा थकावट हो रहा है तो आप पानी वानी पी कर ये फ्रेश मूड में आइए, बिकॉज फ्रेश मूड में पढ़ोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, समझ में और चीज़ें आएंगी। ठीक है, बिकॉज जैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ, आराम से समझ में आएगी। ध्यान से बस सुनते रहिए, एग्जाम्पल को रिलेट करिए अपने सोसाइटी से। ठीक है, तो तुरंत ये सब चीज़ें दिमाग में घुसेंगी। तो देखो, मैंने आपको बताया था शेड्यूल कास्ट हो या फिर शेड्यूल ट्राइब हो, कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस करते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, एजुअल प्रैक्टिस रही है। अनटचेबिलिटी भी इन्होंने फेस किया है, हालांकि अब अनटचेबिलिटी एक प्रकार से बैंड है, बिकॉज आपको ही पता है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अनटचेबिलिटी एंड इट इज ए ऑफेंस। ठीक है, प्रैक्टिसिंग इट इज एन ऑफेंस, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, एंड और भी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं जैसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो जाहिर सी बात है, इनको स्पेशल कंसिडरेशन करनी है, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करनी है, और इनको एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर प्रोवाइड करना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, या फिर इनकी जो लाइवलीहुड को इन्हांस करने की बात हो, इनकम को इन्हांस करने की बात हो, तो इनका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना जरूरी है, तभी जाके इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकेगा। सीधी सी बात यही है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। तो अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एससीज। तो हमने एसटीज के बारे में तो देखा था, एसटीज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आर्टिकल 17, ये आप उसमें भी लिख सकते हो एसटीज में भी। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एसटीज की बात करें या एससीज की बात करें, आर्टिकल 17 दैट एबोलिशेस द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 46 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसके तहत स्पेशल केयर के साथ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करिए वीकर सेक्शंस का, इन पार्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक है, एंड
प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 46 आपको याद रखने। आर्टिकल 335 की बात करें तो बेसिकली अपॉइंटमेंट्स अगर किए जाते हैं टू द सर्विसेज एंड पोस्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, तो फिर इनको भी कंसिडर किया जाए, स्पेशल कंसिडरेशन हो। कहने का मतलब ये है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर एडवांसमेंट, है ना, आपने सुना भी होगा 15 क्लॉज 4 या फिर 16 क्लॉज 4A, जो रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC या ST जो एग्जीक्यूटिवली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 338 की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्रिएट की गई हैं, जिनको ड्यूटीज दी गई हैं कि इन्वेस्टिगेट करें, मॉनिटर करें ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर देम। साथ ही साथ अगर कोई कंप्लेन आती है तो उनको इंक्वायर कर सके, साथ ही साथ एडवाइस कर सके गवर्नमेंट को कि किस प्रकार से इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसके बाद आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 की बात करें तो बेसिकली देख सकते हो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं इन फेवर ऑफ ST एंड SC इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। यानी कि आर्टिकल 330 जो है वो आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है इन द फेवर ऑफ SC एंड ST इन द लोकसभा, एंड जो आपका 332 है वो आपका स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद आप देख सकते हो पार्ट 9 की ही बात करें जो पंचायत से, या फिर पार्ट 9A की बात करें जो म्यूनिसिपलिटी है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात की गई। तो आपको ये भी पता होगा ना कि जो आपका लोकसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर ST या SC को रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार से आपने ये भी सुना होगा जो म्यूनिसपैलिटीज हैं या फिर आपका जो पंचायत है, वहाँ पर भी आपका SC या ST को रिजर्वेशन दी गई है। वोमेन को तो रिजर्वेशन यहाँ मिला है, ठीक है, लेकिन वोमेन को रिजर्वेशन जो आपका पार्लियामेंट है या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर SC ST के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। और पंचायत या फिर म्यूनिसिपलिटीज में भी SC ST के लिए रिजर्वेशन है। आर्टिकल 341 क्लाउज 1 की बात करें तो देख सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। आर्टिकल 341 क्लाउज 1 की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, वो बेसिकली आफ्टर कंसल्टेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट सर्टेन कास्ट या रेस या ट्राइब्स और पार्ट ऑफ ग्रुप्स विद इन कास्ट या रेस एज शेड्यूल कास्ट। समझ में आया? यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सर्टेन कास्ट या फिर ट्राइब्स को वो शेड्यूल्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है शेड्यूल कास्ट की। तो वही बात, एक सोशल ग्रीवेंसेस हैं, यानी कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हाई कास्ट हिंदूज मेंटेन सोशल डिस्टेंस फ्रॉम देम, और बहुत सारे बेसिक कम्युनिटी जिनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सब बातें, साथ ही साथ रिलीजियस ग्रीवेंसेस भी हैं, यानी कि एंटरिंग टेम्पल का अधिकार इनको डिनाइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। दे हैड नो राइट टू वर्शिप द गॉड गॉडेस इन द टेम्पल। तो ये सब चीज़ें पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करती थी, अब ये सब चीज़ों में सुधार हो रही है धीरे धीरे, लेकिन समय तो लगेगा। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि जो ये वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी ये वर्क करते हैं तो प्रॉपर रिवार्ड इनको नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका किया जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ पब्लिक डिसेबिलिटीज यानी कि यूँ कह सकते हो कि पहले के समय में आपने देखा भी होगा, सुनते भी होते होगे कि जो भी आपका पब्लिक सर्विसेज है, जैसे वेल्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, तो जो आपके शेड्यूल कास्ट सब होते थे उनको एसेसिबल नहीं दिया जाता था, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें सुधर रही है। अलॉन्ग विथ एजुकेशनल ग्रीवेंसेस, यानी कि प्रॉपर एजुकेशन इनको ना मिल पाना, आज भी देख सकते हो मोस्ट ऑफ द इलिटरेट्स आर अनटचेबल्स। हमने एक डाटा टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था शेड्यूल कास्ट के ऊपर, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, बिकॉज दे आर फोर्स टू डू मैनुअल स्कैवेंजरिंग या फिर बॉन्डेड लेबर्स के रूप में ये वर्क करते थे।
जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ करती थी। ठीक है, सोशल ग्रीवेंसेस जिसमें आप देख सकते हो सोसाइटी में इनको काफ़ी ज़्यादा लो पोजीशन थी, है ना। हाई कास्ट डोमिनेट करते थे, सोशल डिस्टेंस रखते थे, तो बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज भी इनको नहीं मिल पाती थी। रिलीजियस ग्रीवेंसेस, टेम्पल एंट्री या फिर वर्शिप ऑफ द गॉड, ये सब भी इनको नहीं देखने को मिलता था, अलाउ नहीं हुआ करता था। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक डिसेबिलिटीज, एजुकेशनल ग्रीवेंसेस, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने देखा। अब चलते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है टू डील विद दैट। तो वही बात है, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, सो दैट ये बेसिकली शिक्षा ग्रहण करे, पैसे की तंगी के ग्राउंड पर ये अपनी शिक्षा को रोक ना दे, इसलिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है ना, टू सपोर्ट द पेरेंट्स ऑफ एससी चिल्ड्रन फॉर एजुकेटिंग देयर वांट्स, सो दैट ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज अगर कोई है, तो जो शेड्यूल कास्ट बेनिफिशरीज है दैट लीव द बिलो डबल द पॉवर्टी लाइन लिमिट्स, तो उसको फाइनेंस कर सके। एंड वी हैव द क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर एससी, जो एक प्रकार से क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगा बैंकों को कि अगर ये लोन आपका या इंटरेस्ट नहीं चुकाते तो हम जो है आपको लोन को चुका देंगे, आप बस इनको लोन दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी शेड्यूल कास्ट में। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है ना, जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है। ठीक है, एंड SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, along with upgradation of metric of C students एंड डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन। तो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो बनाया गया है उसका मेन मकसद क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, उसको प्रमोट करे और कुछ स्कीम्स का ये एडमिनिस्ट्रेशन करे, सो दैट वेलफेयर हो सके SC कम्युनिटीज का, वल्नरेबल कम्युनिटीज का। वे फॉरवर्ड वही है कि एटिट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा, हर चीज़ कानून से नहीं सुधर सकती। आप देख सकते हो ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए, क्राइम्स के लिए एक्सट्रीम लॉ है, लेकिन फिर भी वो क्राइम रुक नहीं पाती। तो क्या दिक्कतें आ रही है, एटीट्यूडनल चेंज। तो कहीं ना कहीं लोगों में एटीट्यूडनल चेंज करना पड़ेगा, खासकर अपर कास्ट, कि वो जो है इक्वली ट्रीट करे, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, अपने ड्यूटी को फुलफिल करे। एंड पॉलिसी नीड्स टू बी सेंसिटाइज्ड, फियर ऑफ रिपोर्टिंग क्राइम्स, ये भी एक चीज़ें आती है कि कभी कभी क्राइम जब होती है तो ये रिपोर्ट भी नहीं करते। ठीक है, ये हो सकता है इनका विरोध होगा। ठीक है, एंड उसके बाद इंटीग्रेटिंग सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही बात है, सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई इकोनॉमिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे इनको, जिससे इनको हायर इनकम इंश्योर हो सके। उसके बाद ह्यूज इन्वेस्टमेंट करिए सो दैट इन लोगों का अप स्किलिंग हो सके, साथ ही साथ हम दलित को एजुकेट कर सके प्रॉपर तरीके से, और वो फिर भविष्य में और अच्छा कर सके और अच्छी जॉब इन्हें मिले, सो दैट इनका इनकम जनरेशन अच्छे से हो, फॉर्मल सेक्टर में ये जॉब एसेस कर सके। अलॉन्ग विथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर वुमेन, तो वही बात है, वुमेन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ठीक है, ताकि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके वुमेन का। अलॉन्ग विथ ब्रिजिंग द डीप रूटेड बायसनेस थ्रू सस्टेन रिकंडीशनिंग, तो जो बायसनेस है, भेदभाव है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब जेंडर इक्वलिटी सबकी आइडिया को प्रमोट करेंगे, सोशल इक्वलिटी के आइडिया को प्रमोट करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप देखते हो एक आइडियोलॉजी चलती है ना, मेल चाइल्ड प्रेफरेबिलिटी, यानी कि जो मेल चाइल्ड है ना, उसको प्रेफर किया जाता है, अलॉन्ग विथ ब्रिजिंग द इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, तो ये तो बात है ही, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को ख़त्म करिए। तो कंक्लूजन वही है कि भाई साहब स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसने हेल्प नहीं किया है टू डील विद द इशू, टू एंड द इशू। तो अब एटीट्यूडनल चेंज इन द परसेप्शन, उसको करने की ज़रूरत है टुवार्ड द दलित। ठीक है, तभी जाके सिचुएशन में सुधार आएगा।
तो ये हमने डिस्कस किया था। हमने 3 टॉपिक बैक टू बैक डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट माइनॉरिटीज के टॉपिक्स को देखते हैं। यहाँ पर भी हम उसी एंगल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं ना, तो संविधान ने माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस कन्फर की गई है वेरियस ग्रुप्स को। लेकिन हाँ, अगर हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट जो 1992 में आई थी उसको देखें, तो जो सेक्शन 2C है, यहाँ पर आप देखो सेक्शन 2C, ठीक है, कहा गया यहाँ, ठीक है। ये डिफाइन करता है माइनॉरिटी एज ए कम्युनिटी जो नोटिफाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और अभी फिलहाल करंट सिनेरियो देखे तो भारत में जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो 6 कम्युनिटीज को दी गई है। किनको? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें साफ साफ कही जाती है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो दैट्स वाई माइनॉरिटी के भी राइट्स, माइनॉरिटी के भी डिग्निटी इंश्योर किए जाने चाहिए। नहीं तो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करेगा, वो इनके अधिकार को हनन करेगा, वो इनके अधिकार को छीनेगा। तो इसीलिए माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। तो हमारे संविधान ने या फिर लीगल प्रोविजंस जो पार्लियामेंट ने लॉ लागू किए हैं उन सब ने कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे रखा है। तो इस हिसाब से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, उसी एंगल से हम इनको पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो माइनॉरिटीज का डेफिनेशन आपने समझ लिया होगा, ठीक है। माइनॉरिटीज मतलब क्या? या तो वो पॉपुलेशन में माइनर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द डिफरेंट पॉपुलेशंस, या फिर आपका हो सकता है कोई आपके सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स है जिनके अपने यूनिक कल्चर सब है ना, तो वो भी एक माइनॉरिटीज भी आ सकते हैं। जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कह लो या फिर आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज कह लो, ये बातें हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो 6 कम्युनिटीज, ये बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की क्या प्रोटेक्शन दी गई है, आर्टिकल 16 क्लास 1 एंड आर्टिकल 16 क्लास 2, तो यहाँ पर तो आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अंडर द स्टेट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आ सकते हैं। तो एक तो ये प्रोविजंस है जो इक्वलिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद आप देख लो आर्टिकल 25 क्लास 1, जिसके तहत लोगों को आज़ादी है, ठीक है, कि वो फ्रीली प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे अपने रिलीजन को, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। ये बात भी है, ठीक है। तो चाहे माइनॉरिटीज हो या फिर मेजोरिटी पॉपुलेशन हो, उनको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस या फिर राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 28 की बात करें तो देख सकते हो पीपल्स फ्रीडम टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर रिलीजियस वर्शिप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेंटेन बाय द स्टेट। तो वहाँ पर आपका पीपल का फ्रीडम है, पीपल की आज़ादी है, पीपल को आज़ादी है कि वो रिलीज इंस्ट्रक्शन अटेंड करना चाहते हैं या नहीं इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 की बात करें तो एनी ग्रुप लिविंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया इज इंटाइटल टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, लिटरेचर और कल्चर। ये तो अभी हमने बात की। ये आर्टिकल 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछी जाती है। और इसमें भी क्या, जो आप आर्टिकल 21 देखते हो, आर्टिकल 19 देखते हो, उसके अंतर्गत डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स है, उसको तो रट ही लेना, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 30 क्लास 1 की बात करें तो ये बेसिकली अधिकार देते हैं ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से रिलीजियस माइनॉरिटीज है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उनको संविधान की तरफ से अधिकार मिला है टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ताकि इनके जो कल्चर है, लैंग्वेजेज है, वो सब प्रोटेक्ट रह सके। उसके बाद आर्टिकल 30 क्लास 2 की बात करते हैं तो फ्रीडम दी गई है माइनॉरिटी मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी मैनेज करते हैं, तो बेसिकली उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए इन द मैटर ऑफ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 36 की बात करें जो कि आपका DPSP है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कहा जाता है कि
कोई माइनॉरिटी ग्रुप, चाहे वो आपका रिलीजन बेस्ड हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, उनको अधिकार है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मेरे ख्याल से ये आर्टिकल में कुछ गड़बड़ है। आर्टिकल 36 तो डीपीएसपी का है, ये तो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। आर्टिकल 36 नहीं होना चाहिए आई थिंक। हाँ, मैंने आपको सही बताया, आर्टिकल 30 है, अभी मैंने चेक किया है, आर्टिकल 30 है ये। तो आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टेट्स all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। तो वही आर्टिकल 30 है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने देखा। उसके बाद आर्टिकल 51A है, जो आपका हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करने की बात करता है अमंगेस्ट ऑल द पीपल। ये जो आर्टिकल 51A है, ये बेसिकली आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये भी है ना, प्रमोट हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम अदर फंडामेंटल ड्यूटी देखें तो देख सकते हैं आप, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, साथ ही साथ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो ये सब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये बातें कही गई है ताकि लोग पालन करें इन सब का। तो इससे आपका इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगा, जहाँ पर हम डिफरेंट वल्नरेबल सेक्शंस को रिकॉग्नाइज करके उनके अधिकार इंश्योर करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं माइनॉरिटीज के द्वारा? तो एक तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको ही पता है माइनॉरिटीज हैं तो इनके अपने सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड होती है। तो जाहिर सी बात है ये बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर सकते हैं। यूँ कह सकते हो कि जो लेट्स से अगर ये मेजोरिटी पॉपुलेशन या फिर मेजोरिटी कम्युनिटी के बीच में रह रहे हो सकता है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सब किया जाए, है ना। ये सब चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की भी समस्या हो सकती है इनको, है ना। हो सकता है ये इनसिक्योर फील करे अबाउट देयर लाइफ एसेट्स एंड वेलबींग। और ये सब चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं अगर रिलेशन जो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रेंड हो या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वाला ना हो, ठीक है। तो इसके कारण वायलेंस कन्फ्लिक्ट सब भी बन सकती है। अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विटी, कहने का मतलब यह है कि जो अभी भी आप देखते हो कि बहुत सारे माइनर कम्युनिटीज जो हैं उनको जो भी अपॉर्चुनिटीज है डेवलपमेंट का वो टाइमली बेसिस पे नहीं मिल पाती, या फिर स्लो डेवलपमेंट इनकी हो पाती है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये सब बातें हैं। अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम ऑफ कॉमनल टेंशन एंड राइट्स, ये सब तो चीज़ें हैं ही हैं। अलॉन्ग विथ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सिविल सर्विसेज एंड पॉलिटिक्स, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी कम होता है गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर पॉलिटिक्स में। जबकि संविधान जो है वो इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं टू ऑल द सिटीजन्स इंक्लूडिंग द रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। तो देख सकते हो इवन आप देख लो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की लिटरेसी काफ़ी कम है अगर हम बात करें इंडिया की ही। अलॉन्ग विथ रिजर्वेशन कंसर्न्स, इसको आप समझ सकते हो जैसे आपने बहुत बार डिबेट सुना होगा, है ना, कि जो व्यक्ति है जिनको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो थोड़ा हॉस्टाइल हो जाते हैं कि भाई साहब रिजर्वेशन के कारण हमारी जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। ठीक है, इनके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये सब कुछ फीलिंग्स या बातें चलती रहती है। तो इसके कारण एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है लोगों के बीच अबाउट द रिजर्वेशन। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो रिजर्वेशन का मेन एम क्या है कि एक प्रकार से जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया है ना, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी इनके साथ, ठीक है। तो उन सबको दूर करने के लिए, इनका डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन सब दी जाती है। अलॉन्ग विथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है
कभी कभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाती है कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनके लिए क्रिएट करे, ठीक है, जिसके कारण इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इनकी बनी रहती है। ये बातें, और ये भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल वर्क में ही इंगेज रहते हैं, है ना, वो दूसरे वर्क में जाने से कतराएंगे। ये बातें निकल कर आती है। अब चलो स्टेप्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर का न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर की बात करता है, ठीक है, और उसको फुलफिल किया जा रहा है वेरियस इनिशिएटिव जो डिफरेंट मिनिस्ट्री चला रही है। उसके बाद अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है जो अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स या क्राफ्ट्स में इंगेज है, तो एक प्रकार से स्किल अपग्रेडेशन किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि वो जो है अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके और अच्छा कर सके और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सके, ठीक है, और इससे इनका ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल आर्ट्स एंड क्राफ्ट से बचा रहेगा। उसके बाद हमारी धरोहर, जिसके माध्यम से रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को प्रिजर्व किया जाता है, एलोंग विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड, एलोंग विथ नई रोशनी, जिसका मकसद है कि वोमेन तक पहुंचो एनजीओ के माध्यम से और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दो फॉर कंडक्टिंग लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सो दैट ये रिप्रेजेंट कर सके पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो इनका एम्पावरमेंट हो इन द पॉलिटिकल फील्ड। along with ख्वाजा गरीब नवाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल along with माइनॉरिटी साइबर ग्राम, तो जो माइनॉरिटी साइबर ग्राम प्रोग्राम है इसके माध्यम से डिजिटल लिटरेसी स्किल्स देने के प्रयास किए जाएंगे इन द आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी क्लस्टर्स इन इंडिया, है ना, ये सब बातें, तो इनका डिजिटल एम्पावरमेंट भी होगा, तो ये सब है। वे फॉरवर्ड देख सकते हो, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है हुआ फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो भी आपके प्रयास है फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल वो कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल नेचर के होने चाहिए, ठीक है, सो दैट इंटायर वेलफेयर हो कम्युनिटी का, एलोंग विथ डिस्क्रिमिनेशन इंड करिए, एलोंग विथ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, यानी कि सबके एफर्ट्स होने ज़रूरी है, चाहे वो आपका सिविल सोसाइटी जो, ठीक है, वो सब भी प्रयास करें सो दैट इनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन सब होता है वो सब खत्म हो सके, है ना, और इनकी जो सिक्योरिटी है वो सब इंश्योर हो सके। तो कंक्लूजन वही है, ये कंक्लूजन अच्छा है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि जो इंटर इथनिक टेंशन है या फिर डिविजन है या फिर एक्सक्लूजन है, अगर ये अनएड्रेस्ड रहता है तो एक प्रकार से इसके कारण देश में इंस्टेबिलिटी कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो अगर हम इफिशिएंटली डील करते हैं विथ माइनॉरिटी मेजॉरिटी रिलेशंस का, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा टू अचीव ए ड्यूरेबल पीस, और हमारा जो फिलोसफी है यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी वो भी बची रहेगी, वो भी प्रमोट होगी और सोसाइटी में पीस प्रोस्पेरिटी भी आएगी, ठीक है, तो ये बातें हैं, ये हमने देखा। चलो हम एक नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 5वां टॉपिक दैट इज योर सिटीजन सीनियर सिटीजन के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक बचेगा डिफरेंशियली एबल सिटीजन्स, तो इन सबको पढ़ा कर आज हम ख़त्म ही करने वाले, ठीक है, बिकॉज काफ़ी लंबा समय हो गया है इंडियन सोसाइटी को लेक्चर्स को लेते हुए, अब चाहते हैं कि इसका जल्दी से निपटारा हो। बस आप कोऑपरेट करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है अभी का जो पॉपुलेशन है भारत का वो तो चलो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है, यानी कि आपका जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है या फिर जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो हमेशा रहेंगी नहीं। इसका मतलब ये है कि एक सर्टेन पीरियड आएगा, सर्टेन टाइम आएगा जहाँ पर यही जो आपके यूथ पॉपुलेशन है वो ओल्ड पॉपुलेशन में तब्दील होंगे, और उस समय कहीं ना कहीं हमें सीनियर सिटीजन्स के केयर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर करने की ज़रूरत होगी। आज भी सीनियर सिटीजन्स हैं, आज भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में ये सिचुएशंस और ज़्यादा बढ़ेंगी, सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो अभी को भी ध्यान में रख के साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ।
अब जाहिर सी बात है, जब सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो कुछ डाटा पर तो बात हो ही जानी चाहिए। तो अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, तो आप देख सकते हो लगभग 8 मिलियन सीनियर सिटीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि अब तो लगभग 10 साल और ज़्यादा हो गया है, तो अब ये संख्या में वृद्धि हुई होगी, लेकिन ओवरऑल मान के चलो कि 80 लाख सीनियर सिटीजन्स है जिनकी उम्र 60 ईयर या फिर उससे ऊपर की है। अब यहाँ पर देखो, ये जो नंबर है ना, संख्या, ये बढ़ेगी आने वाले समय में। एक प्रिडिक्शन है, जो अनुमान लगाया जाता है कि जो बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2050 यानी कि 2000 से लेकर 2050 के बीच जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 55% होगा। अभी आप देख लो, ये जो आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डेवलपमेंट फंड का रिपोर्ट आया है, जिसमें आपका इंडिया सरपास करेगा चाइना को 2023 में, ठीक है। तो वो तो बात है ही, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही है। और एक प्रोडिक्शन के अनुसार यहाँ पर आप देखिए, जो पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 60 ईयर्स या फिर उससे ऊपर की है, तो वो जो है लगभग 326% से ग्रो करने वाले हैं। और ये क्या, जिनकी उम्र 80 ईयर्स की है, उनकी पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है बाय 700%। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि यस, सीनियर सिटीजन्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है आने वाले समय में, ठीक है। तो अभी देख लो, पॉपुलेशन अप्रोक्स 8% रिप्रेजेंट करता है 2015 के अनुसार। 2050 में सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन 90% हो जाएगा, 19%, नॉट 90। ये हमने देखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमें उस प्रकार से सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव सब देने की ज़रूरत है, ताकि ये अपने हेल्थ एज वेल एज लाइवलीहुड का प्रॉपर ध्यान रख सके, ठीक है, और ये डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये बातें हैं, लेकिन उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं लीगल बैकिंग क्या है। संविधान के आधार पर हम अगर देखें तो आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी का है, ये बेसिकली एम्पावर करती है गवर्नमेंट को कि ये एल्डरली पर्सन्स के लिए अच्छे प्रोविजंस लेकर आए, ठीक है। तो ये बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि ये जो डीपीएसपी है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल अंडर द लॉ, ठीक है। तो एक प्रकार से मॉरल ऑब्लिगेशन ये प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट। ये सब बातें हैं। उसके बाद देख लो सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट 1956, जो ऑब्लिगेटरी प्रोविजन देता है टू मेंटेन एन एज्ड पेरेंट्स। उसके बाद अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत जो एल्डर पेरेंट्स हैं, है ना, बूढ़े माँ बाप, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जहाँ पर जो उनके सन हैं वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते, ठीक है, इवन व्हाट मंथली पेमेंट भी नहीं देते, सो दैट ये अपने लाइवलीहुड को अच्छे तरीके से इंश्योर कर सके, ठीक है। आपने बागवान फिल्म देखा होगा, है ना? अगर नहीं देखा तो जस्ट वॉच, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक बार फिर से आप देख लो और अच्छा लगेगा। आप और अच्छे से समझ सकोगे सीनियर, मतलब जो आपके सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स को। तो बागवान मूवी आप देख सकते हो, सारी जो इश्यू है वो आपको साफ नज़र आने लगेगी। उसके बाद देख सकते हो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जो आपका लीगल इंश्योरिटी करता है फॉर द चिल्ड्रंस टू मेंटेन देयर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स ऑफ द फैमिली। तो एक दो को याद रखो, ऐसा नहीं कि पूरा याद रखना है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद रखिए, 41 46 आर्टिकल जो है, साथ ही साथ ये आप याद रख लो सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको थोड़ी ना कि आपको वकील बनना है, एक दो प्रोविजन याद रखना है और उसको लिख देना है, चिपका देना है एग्जाम में जाके। उसके बाद देखिए यूएन कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स, वो प्रपोज की गई है यूनाइटेड नेशन में। तो इन सबसे क्या इंडिकेट करते हैं कि हाँ, ओल्ड एज पॉपुलेशन को भी डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए संविधान ने या फिर पार्लियामेंट के लॉ ने प्रोविजंस दिए हैं। तो बस उसको करेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सेंसिटिविटी जो होती है ना, सेंसिटिविटी टू द चाइल्ड, उसको भी जनरेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो व्यक्ति है वो अपने पेरेंट्स के प्रति सेंसिटिव रहे, केयर के प्रति सेंसिटिव रहे। और ये जो सेंसिटिविटी होती है, ये बेसिकली पास करनी चाहिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, तभी ये जो आपका चेन है वो बनेगा।
अब इश्यूज क्या है सीनियर सिटीजन्स का, देख लो डिजिटल इलिटरेसी, है ना, मोबाइल फोन्स या फिर आपके स्मार्टफोन ये सब चलाना नहीं जानते हैं, एक्सेस नहीं करना जानते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एल्डरली एंड द यंगर पॉपुलेशन। साथ ही साथ रूरलाइजेशन ऑफ एल्डरली, रूरलाइजेशन ऑफ एल्डरली का मतलब देख लो सेंसस 2011 साफ साफ कहता है कि 71% ऑफ द एल्डरली वो रूरल इंडिया में रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि रूरल इंडिया में क्या करते हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बाहर चले जाते हैं अर्न करने के लिए, ठीक है, तो बच जाते हैं रूरल एरियाज में एल्डरली एंड देयर वाइफ्स चिल्ड्रंस। तो ऐसे में क्या होता है कि ये आइसोलेट फील करते हैं, कभी कभी तो जो वाइफ है वो भी चली जाती हैं, तो जो एल्डरली है वो आइसोलेट फील करते हैं, ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन फील करते हैं, तो ये सब भी दिक्कतें आती है। अलॉन्ग विथ इनकम इनसिक्योरिटी, एडिक्वेट एसेसिबिलिटी टू द क्वालिटी हेल्थ केयर, ये सब भी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि रूरल एरियाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, ठीक है, और आइसोलेशन इन द रूरल एल्डरली जो हमने देखा है। उसी प्रकार से माइग्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि वही बात होगी जो अभी हमने कहा, माइग्रेशन ऑफ द यंगर पीपल, जिससे कारण एल्डरली जो है वो अकेला रह जाते हैं इन द ट्रेडिशनल विलेजेज या फिर हाउसेस, तो इसके कारण आइसोलेशन, पॉवर्टी, डिस्ट्रेस सब फेस करते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज भी इरोड हो रही है। ट्रेडिशनल वैल्यूज यानी कि एक प्रकार से जो इंटर जनरेशनल टाइज होता था पेरेंट चाइल्ड के बीच या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर चाइल्ड के बीच, वो सब कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और ये जो इंटर जनरेशनल टाइज थे वो हॉलमार्क थे ट्रेडिशनल फैमिलीज ऑफ इंडिया की, है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता था आराम से जो चिल्ड्रन है या फिर आपके जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली है वो केयर करने आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है घटती जा रही है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं फॉर द सीनियर सिटीजन्स, तो देख सकते हो 12th प्लान की बात करें तो इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे स्कीम्स फॉर अवेयरनेस जनरेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, अलॉन्ग विथ हेल्पलाइन सेटअप किए जाए सीनियर सिटीजन्स के लिए, सो दैट इनको कोई भी डिस्ट्रेस हो तो इन हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट करके अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सके, अलॉन्ग विथ नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये स्टेब्लिश की नहीं गई है लेकिन की जानी चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन स्टेब्लिश करो, तो सजेशन के रूप में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अलॉन्ग विथ नेशनल ट्रस्ट फॉर द एज, ये इस्टेब्लिश हो। सोशल पेंशंस ये तो दी जाती है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट होता है, जैसे आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलती है ना, जिसके तहत जो आपके ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको सरकार पेंशन देती है, लेकिन अमाउंट काफ़ी कम है, ठीक है। और जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो आपके अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा लेस यूटिलाइजेबल हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स 1999 में आया था, जिसके तहत स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सो दैट फाइनेंशियल एंड फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, ओल्ड एज पॉपुलेशन की हेल्थ केयर इंश्योर हो सके, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। वैसे भी आप यूज कर सकते हो, जो आयुष्मान भारत योजना आया है वो भी कहीं ना कहीं ओल्डर पर्सन्स से रिलेटेड अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसको डील कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद सेवरल स्कीम्स जो सीनियर सिटीजन्स के लिए लाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017, ये सब आप एक दो याद रखना। असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, ये जो आपके असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस होते हैं ना, असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस ये बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक प्रकार से सीनियर सिटीजन हो या फिर आपके डिसेबल पर्सन हो उनको मदद करते हैं कि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, ठीक है। जैसे कोई सीनियर सिटीजन है वो सुन नहीं सकते या फिर कम सुनते हैं, तो उनके लिए ईयर प्लग जो है एक डिवाइस होती है जो वॉइस को रेक्टिफाई करके उनको आराम से सुनाई दे सकता है, तो ये सब होता है असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस, ये सब है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में वही है कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर आइए जो सोशल सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन्स को इंश्योर करे, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर एज वेल। उसके बाद इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान हो जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स उनके कंसर्न्स इन्वॉल्व हो, डिपार्टमेंट सबको इंटीग्रेट करिए, कोलैबोरेट करिए, अलॉन्ग विथ एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड एज होम्स एंड जेरिएटिक हेल्थ केयर। गेरिएटिक हेल्थ केयर, गेरिएटिक कहते हैं जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होते हैं उन्हीं को गेरिएटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कीवर्ड, आपके यूपीएससी ऑप्शनल में भी कभी कभी पूछ ले दिए जाते हैं ज्योग्राफी में, ग्रिएटिक्स एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ग्रिएटिक्स, ठीक है।
तो ये कहा जा रहा है कि ओल्ड एज होम्स एवरी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो ये अच्छी बात होगी। साथ ही साथ इंक्रीजिंग द मंथली पेंशंस, अभी तो बहुत ही कम, आई थिंक कि 400 रुपये दिए जाते हैं, हालांकि स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, वो अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन 400 रुपये में क्या होगा, ठीक है। तो इसको बढ़ाकर 2,000 रुपये पर मंथ कर दे। एज वेल एज प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत इनको घर सुनिश्चित किया जाता है। और आवास योजना के तहत अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन को हाउसिंग प्रायोरिटी में कर दिया जाए, तो ये सब कुछ सजेशन है। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज, टैक्स बेनिफिट दे दो, या फिर यूँ कह सकते हो कि ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होते हैं इनके डिपॉजिट्स होते हैं ना, तो डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिले और उस पर जो टैक्स करते हैं वो टैक्स कम कर दिया जाए या फिर टैक्स खत्म कर दिया जाए, सो दैट इनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा मात्रा में हो जब वो आपका पैसे को क्लेम करें। केयर फैसिलिटीज को बढ़ाइए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, वही सब बातें हैं। स्पेशल बजट कर दीजिए एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। साथ ही साथ इंटरटेनमेंट की सुविधा दीजिए, जैसे लाइब्रेरीज, क्लब्स हो पंचायत लेवल पर, सो दैट ये वहाँ पर जाए, इंटरटेन हो सके, सोशल कनेक्शंस हो सके, बातचीतें हो सके। रिकॉग्निशन ऑफ देयर एफर्ट्स, यानी कि इनके एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कंक्लूजन वही बात है कि वेलफेयर एंड केयर ऑफ द ओल्डर पर्सन्स, हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल सपोर्ट सिस्टम। यानी कि आपको समझना है कि जो आपका इंडिया की सोसाइटी है ना, वो शुरुआत से अगर देखा जाए तो एल्डर्स का केयर करती आई है। यानी कि हमारे देश में स्ट्रॉन्ग सोशल इंस्टीट्यूशंस रही हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशंस रही हैं, जो एल्डर्स की, बच्चों की, फैमिली मेम्बर्स की केयर करती रही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द जॉब प्रेशर, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये जो ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस है और जो ट्रस्ट है वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। फैमिली के बीच नेबरहुड बॉन्डिंग कम होती जा रही है, कम्युनिटी बॉन्डिंग कम होती जा रही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इसी में सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि ये अपने राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी को एंजॉय कर सके। तो ये हमने डिस्कस किया ऑल द इश्यूज। उसके बाद हम चलेंगे आपका टॉपिक नंबर 6, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा। मैंने सोचा कि आज पूरा इसका बंटाधार कर ही देंगे, बड़ा दिन से ये अटका हुआ था, इसलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन बंटाधार तो करना ही था। तो इसको पहले तो हम हाईलाइट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट का टॉपिक आपका खत्म और खल्लास हो जाएगा, और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज नहीं चलेंगे, बेसिकली कुछ समय चाहिए, कि पढ़ने समझने में समय लगता है। बस आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है, आप इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहे, मिलकर आगे बढ़ें, और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनका भी वेलफेयर हो सके, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। चलो, टॉपिक नंबर 6, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। तो पहली बात तो जब हम बात करते हैं डिफरेंशियली एबल पर्सन की, तो एक प्रकार से हमें समझना होगा कि डिसेबिलिटी किसको कहते हैं। तो एक प्रकार से जो डिसेबिलिटी है ना, वो रेस्ट्रिक्शन है, या फिर यूँ कह सकते हैं किसी ह्यूमन बींग्स में अगर कुछ एक्टिविटी करने की जो काबिलियत है या फिर क्षमता है उसकी कमी हो जाए एज कंपेयर टू द वर्क जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, और वो कोई व्यक्ति अगर उसे परफॉर्म नहीं कर पाता, यानी कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति वर्क या फिर एक्टिविटी कर पाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इन एक्टिविटीज को नहीं कर पाता है, तो कहने का मतलब ये है कि उनको डिसेबिलिटी के अंतर्गत कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति लेट से कि सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो ये सब भी आपका डिसेबिलिटी के ही अंतर्गत आता है। और डिसेबिलिटी की समस्या भारत में काफ़ी गंभीर है, ठीक है। एंड क्या फैक्टर्स हैं डिसेबिलिटी के होने के, वो हम देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्ट लाया गया था इनके वेलफेयर के लिए, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें डिफाइन किया गया है पर्सन विथ डिसेबिलिटी को एज ए पर्सन विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स
विच इन इंटरेक्शन विथ बैरियर्स, जो उनके फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को हिंडर करती है, जिसके कारण वो सोसाइटी में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू द अदर्स, या फिर इक्वली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इन्हीं को हम डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो ना तो इसी प्रकार से लिखना। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार डिफाइन किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्या क्या क्या। चलो अब सेंसस, क्योंकि डाटा हमें देखना है, जब भी हम इस प्रकार के मैटर या इस चीज़ को देखेंगे हमें डाटा देखना पड़ेगा। तो सेंसस 2011 की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हो तो टोटल 121 करोड़ पॉपुलेशन, हालांकि अब तो आई थिंक कि 135-40 करोड़ हो गए होंगे। तो लगभग 2.68 करोड़ पर्सन्स वो डिजेबल्ड हैं। अगर परसेंटेज में देखें तो 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और उसमें से भी क्या, इसको आप समझने की कोशिश करना, जो आपका 2.68 करोड़ पर्सन डिजेबल्ड है ना, इसमें से 1.5 करोड़ पर्सन मेल हैं और 1.18 करोड़ पर्सन फीमेल है। इसका मतलब डिजेबिलिटी के इश्यू ज़्यादा किस में है, मेल में। उसके बाद ये भी देखो, ये भी एक ट्रेंड है कि मेजोरिटी ऑफ द डिजेबल पॉपुलेशन यानी कि अप्रोक्स 69%, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, डिजेबल पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। अब रूरल एरियाज की अपनी ही समस्याएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हो पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन की समस्या फेस करती है। तो इसके कारण जो डिजेबिलिटी है ना वो विस्कस साइकिल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी एक प्रकार से प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर उसको सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए या फिर प्रॉपर केयर ना किया जाए तो वो डिसेबिलिटी में तब्दील हो जाती है। एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में जो रूरल एरियाज में वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पहले नहीं हुआ करती थी, यानी कि बच्चों की घर पर ही एक प्रकार से डिलीवरी कर दी जाती थी, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या फिर डिसेबिलिटी आने वाले समय में हो सकते थे, ठीक है। तो उन सबको प्रिवेंट किया जाना ज़रूरी है। और अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आ रही है, तो प्रॉपर हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट, मेडिसिन फैसिलिटी सब निकल कर आती है, तो जिसके कारण इस प्रकार की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन निकला कि जो आपका डिसेबिलिटी है वो स्क्यूड है टुवार्ड्स रूरल एरियाज, क्योंकि 69% पॉपुलेशन ऑफ द डिजेबल्ड वो रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। और उसमें से भी आप देख लो मेल पॉपुलेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है डिसेबिलिटी के अंतर्गत। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया। तो क्या संवैधानिक फ्रेमवर्क है, तो आर्टिकल 41 है जो कि आपका डीपीएसपी का है। इसमें स्टेट को डायरेक्शन दी जाती है कि वो इफेक्टिव प्रोविजंस करे टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओल्ड एज या सिकनेस या फिर डिसेबलमेंट अगर कोई फेस कर रहा है तो उनको पब्लिक असिस्टेंस दे स्टेट, ये बात ही की गई है, ठीक है। उसके बाद 7 शेड्यूल में देख लो, ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये आपका स्टेट लिस्ट में दी गई है, स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता है ना शेड्यूल 7 में आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आते हैं। तो स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यूनियन लिस्ट पर आपका केंद्र लॉ बनाता है, कंकरेंट पर दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम अब फेस की जाती है डिजेबल सेक्शन के द्वारा, एक तो हेल्थ इश्यूज है। सबसे पहली बात यही कि मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जो प्रिवेंटेबल हो सकती है अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट निकल कर आती है तो। नहीं तो क्या होता है, जैसे बर्थ के समय प्रॉपर डिलीवरी इंश्योर ना होना, या फिर यूँ कह सकते हो कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना होना, तो इस प्रकार के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर माल न्यूट्रिशन या फिर एक्सीडेंट्स या फिर इंजरीज। उसी प्रकार से प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी, एड्स या अप्लायंसेस की मौजूदगी ना होना, ये भी आपका डिसेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। एंड पुअरली ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स, जिसके कारण प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है डिजेबल्ड पर्सनस की। उसके बाद एजुकेशन भी अगर देखें तो एजुकेशन सिस्टम जो है इंक्लूसिव नहीं है, यानी कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन को एक प्रकार से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाती। आप समझो कि जो नहीं सुनते हैं या फिर जो देख नहीं पाते उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होनी चाहिए। तो क्या आपने देखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्कूल्स हो जो इनके लिए हो, जो इनके अनुसार
करिकुलम या फिर आपका ट्रेंड टीचर्स या फिर आपका एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल हो, नहीं देखते होगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये सब जो स्टूडेंट्स हैं वो वंचित रह जाते हैं एजुकेशन से, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें निकल कर आती है। फर्दर देख सकते हो जो रिजर्वेशन है फॉर द डिसेबल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो भी फुलफिल नहीं हुई है मैनी केसेस में। एम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या आती है। हालांकि जो व्यक्ति है चलो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको चलो तैयारी कर कर उनको नौकरी मिल सकती है डिजेबल पर्सनस को, लेकिन उनको भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है, आपको पता है। लेकिन चलो जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो डिजेबल पर्सनस को काफ़ी यूँ कह सकते हो कि परेशानी झेलनी पड़ती है टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। कि कोई भी कंपनी जो है वो पहले अपना प्रॉफिट देखता है और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी देखता है कि नहीं है। ये बातें निकल कर आती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद एसेसिबिलिटी की बात करें तो जैसे आपका डिजेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती है, डिजेबल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्विसेज वो सब नहीं मिल पाती है, जो कि एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन या सोशल एक्सक्लूजन तो होता ही होता है, निगेटिव एटीट्यूड बना के रखे जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के ही द्वारा या फिर आपका जो नेबरहुड्स है, ठीक है, जिसके कारण वो एक्टिव पार्ट नहीं ले पाते हैं डिसीजन मेकिंग फैमिली या फिर कम्युनिटी या फिर वर्कफोर्स में। साथ ही साथ वैसे व्यक्ति जो मेंटल इलनेस फेस कर रहे हैं या फिर मेंटल रिटार्डेशन फेस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या झेलते हैं, क्योंकि लोग इनसे कांटेक्ट तक भी नहीं करना चाहते, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। एक और प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट डाटा एंड स्टेटिक्स, यानी कि जो डाटा कलेक्ट की जाती है वो संख्या कितनी सही है, वो सब भी एक मेजर इश्यू है। बिकॉज डाटा कलेक्शन काफ़ी सटीक होना चाहिए, तभी हम पॉलिसी या फिर वेलफेयर स्कीम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, जो मेजर इश्यू निकल कर आते हैं डाटा कलेक्शन को लेकर वो है आपका कि डिसेबिलिटी को डिफाइन करना डिफिकल्ट है। साथ ही साथ कवरेज की बात करें तो डिफरेंट पर्पजेज रिक्वायर्स डिफरेंट डिसेबिलिटी डाटा, ठीक है। एंड रिलेक्टेंस इन द रिपोर्टिंग डिसेबिलिटी, यानी कि बहुत बार क्या होता है डिजेबल पर्सन ही अपने आप को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि वो डिसेबल है, क्योंकि स्टिग्मा लगता है, स्टिग्मा अटैच होता है। साथ ही साथ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ये तो है ही है। तो जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, इनिशिएटिव चलाए गए हैं फॉर द डिजेबल्ड इन इंडिया, आप देख लो एसेसेबल इंडिया कैंपेन, जिसके माध्यम से यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी का कैंपेन चलाया गया था, सो दैट इनेबल कर सके पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज की वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके, इंडिपेंडेंटली लिव कर सके एंड पार्टिसिपेट कर सके इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन एन इंक्लूसिव सोसाइटी। साथ ही साथ दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एनजीओज को, और ये एनजीओ जो है वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू द डिजेबल पर्सनस, लाइक स्पेशल स्कूल चलाना या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाना, तो इनको ट्रेनिंग मिलेगा तो स्किल्स मिलेगा, स्किल्स मिलेगा तो इनको रोजगार मिल सकती है, प्री स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन सब करना, ठीक है। साथ ही साथ असिस्टेंट टू डिजेबल पर्सन फॉर परचेज या फिटिंग ऑफ एड्स या अप्लायंसेस, यानी कि बहुत सारे डिवाइसेज जो डिजेबल पर्सन को मदद करती है कि वो अपने नॉर्मल फंक्शंस कर सकते हैं, एक प्रकार से कंप्लीमेंट करती है, तो असिस्टेंट दिए जाते हैं, जैसे सूटेबल ड्यूरेबल साइंटिफिक मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड एड्स एंड अप्लायंसेस उनको दिए जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोई व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता तो उनके लिए ईयर प्लग्स आते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अगर चल नहीं पा रहे तो उनके लिए एक डिवाइसेस आती हैं जो पैरों में लगाई जाती हैं, जो हमने शेयर भी किया था अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। आई थिंक वो इसरो ने डेवलप की है क्या, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स फॉर द नेशनल ट्रस्ट, ये सब है। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहली बात तो प्रिवेंशन करिए, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि बहुत सारे डिजेबिलिटी ऐसे हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि अवेयरनेस हो लोगों के बीच, तो अर्ली प्रिवेंशन किया जा सकता है। केरला ने इस प्रकार की इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करिए तो दैट जो पर्सन विद डिजेबिलिटीज है वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो सके और स्टिग्मा को ख़त्म कर सके, ठीक है। तो अवेयरनेस कैंपेन कराने की ज़रूरत है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करिए, यानी कि जो डिजेबल्ड एडल्ट्स हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयबल स्किल्स के साथ, और प्राइवेट सेक्टर्स
का यहाँ पर रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो एम्प्लॉय करें लोगों को जो फेस करते डिजेबिलिटी। साथ ही साथ बेटर मेजरमेंट करिए डाटा का, और उन डाटा का इस्तेमाल करिए पॉलिसी मेकिंग सब में। एजुकेशन है ही है, साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करिए, रोड सेफ्टी या फिर रेजिडेंशियल एरियाज में इनकी सेफ्टी इंश्योर करिए, एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जिसके माध्यम से वो आसानी से एक्सेस कर सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताया जाता है कि मेड लीगली बाइंडिंग टू मेक बिल्डिंग्स डिसेबल्ड फ्रेंडली। उसके बाद पॉलिसी इंटरवेंशन है, जैसे मोर बजट एलोकेशन करे जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ डिजेबल्ड, ठीक है। तो एक डिजेबिलिटी बजटिंग होना चाहिए ऑन द लाइन ऑफ जेंडर बजट। कंक्लूजन की बात करें तो वही बात है, मेयरली यूजिंग द वर्ड दिव्यांग या फिर डिफरेंशियली एबल्ड, ये साइको यानी कि जो माइंड सेट है मासेस का वो चेंज नहीं कर पाएगा टू अदर पर्सन हैविंग द डिजेबिलिटीज। तो जाहिर सी बात है इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट कि वो वर्क करे सिविल सोसाइटी के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है, टू मेक इन इंडिया जहाँ पर एवरीवन फील्स वेलकम एंड ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, दैट विल इंश्योर द राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। आप बताओ कैसा लगा आपको ये लेक्चर सीरीज। 2 घंटे की लेक्चर सीरीज हो गई है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं इसको आज समाप्त कर दूंगा, तो मैंने किया। तो अब जो है 1-2 दिन का ब्रेक के बाद फिर हम कम्युनलिज्म के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं अल्टीमेटली, और बस आपको चैनल शेयर करते रहने, सब्सक्राइब करते रहने, बिकॉज आप लोगों का कोऑपरेशन काफ़ी अहम होगा। हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में इतना ही। कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, रिस्पॉन्स बताना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।